सपदि समम पितः पुरोयाम। जय भारती जय जयेति जगति समुद्घोषयाम, जगति समुद्घोषयाम। चरित विजय पथे सपदि समम पितः पुरोयाम। जी की स्वयं होती है और यह यज्ञ की भूमि आप देखिए, जब स्वयं बजरंगबली की इतनी विशाल प्रतिमा हमारे सम्मुख हो, और अभी हमने बालाजी की आरती की, गणेश वंदना की और कवियों की, यह बहुत सौभाग्य है। यूं तो कहा गया है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। हम लोग यहाँ पर अपने आप के सौभाग्य पर इतलाते रहे हैं, लेकिन आज इस मंच पर, इस वातावरण में आकर हमें ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर से कुछ कमी अब तक हमारे जीवन में थी, जो आप लोगों ने नमो सद्भावना समिति के इस कार्यक्रम ने हमारे जीवन में वो पूर्ण किया है। आइए कवि सम्मेलन की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हमारे कवि सम्मेलन की परंपरा है, हम आए हुए सभी अतिथियों का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिनके हाथों से ये सम्मान होना है वो स्वयं में काव्य की एक, मान के चलिए कि वो स्वयं में एक कविता है, उनका नाम भी काव्य ही है। मैम हमारे बीच में है, मैं उन्हें बहुत प्रणाम करता हूं, और उनके हाथों से आज कवियों का यहाँ पर सम्मान होना है। मैं बोलिए भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, बालाजी महाराज की जय। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। भाई शंभू शिखर ने ठीक कहा, 35 वर्ष मुझे भी अनवरत हो गए हिंदी कविता की सेवा में। पूज्य संत चरण यहाँ विराजमान है, उनकी साक्षी में कह रहा हूँ कि धर्म संसद के अलावा शायद ये पहला मंच है हिंदी कवियों के लिए इतना विराट, इतना सनातनी, जिस पर हमें अपने धर्म पर, अपने सनातन परंपरा पर गर्व हो रहा है। एक बार अपने गर्व की तालियां बजाकर मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इस काव्य समारोह को शुरू करूँ। अब दोस्तों मेरा स्वागत बचा हुआ है, मेरा नाम शंभू शिखर है, मेरे लिए जोरदार तालियां बजाइए। स्वागत तो हमारे बीच में बच गया है। हमारे बीच में प्रवेश पांडे जी हैं, इनका भी स्वागत होना है। प्रवेश भाई, सबका स्वागत करा के आप अपना स्वागत नहीं करवा रहे हैं। आइए एक बार प्रवेश जी का स्वागत, और इनके तुरंत बाद राजेश जी अपने स्वागत के लिए तैयार रहें। आप दोस्तों कवि सम्मेलन में देखिए इस तरह से नहीं बैठा जाता। दादा ने मुझे यहाँ भेज दिया है। पहली जलेबी जिस तरह भट्टी में झोंकी जाती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कविता का सम्मेलन धीरे धीरे शुरू हो जाए। मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो जब इधर यज्ञ के मंत्रोच्चार चल रहे हैं, तो गुरुओं की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, मुझे ठीक इसको रहने दीजिए, एक ही, अगर हम लोग एक से इतने ज्यादा काफी हैं, 2 लग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। मैं जब यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार को अपने सामने कविता पाठ के बीच में सुन रहा हूँ, तो मुझे ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे जब आज देश के विरोध में लोग कई सारे जब इस समय दिल्ली में खड़े हो गए हैं और कमल आग्ने को कविता पढ़ने का अवसर मिला है, यहाँ पर यज्ञ का मंत्रोच्चार चल रहा है, तो मुझे ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे विश्वामित्र इधर राक्षसों के नाश के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और मुझे भगवान के तरीके से शब्दों के बाढ़ चलाने का अवसर मिल रहा है। इसलिए जरा एक बार पूरा सदन अपने दोनों हाथ हवा में उठा करके इस जयघोष के साथ कि भारत माता की, यहाँ से हम कविता को शुरू करेंगे। पहली 4 पंक्तियां मुझे नहीं पता कि किस तरीके से समझेंगे। अगर 70 साल के इतिहास को एक छंद में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अभी अंधेरा जरूर है, लेकिन यही अंधेरे से उजाले तक की यात्रा सनातन धर्म की यात्रा है, इसलिए वहां से मेरे साथ चलिएगा। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, वा चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां।
और अंतिम पंक्ति पर अगर लगे कि 70 सालों के इतिहास पर ठीक चोट है तो पूरा सदन अपने दोनों हाथ हवा में उठा करके इस सम्मेलन को ऊर्जा प्रदान करना कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां वा, सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां व चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां, जुगनों पे छापी है किताब की कहानियां व हमसे छिपा लिया आफताब की कहानियां, और कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके, कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इनकलाब की कहानियां। देखिए अभी भी धीरे धीरे वहां तक प्रकाश पहुंचेगा। आप लोगों की जेब में 2000 की नोट होगी, उन पर एक चित्र छपा हुआ है, महात्मा गांधी का चित्र। मैंने कहने की कोशिश की वो इस देश के बड़े हैं तो उनका चित्र आप 2000 के नोट पर छाप दीजिए। और जो माइक वाले भैया अगर इसका गूंजना बंद कर दे, मेरी आवाज ना गूंजे, मेरे विचार गूंजे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पढ़ रहा हूँ कि आपकी जेब में 2000 की नोट है, उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैं कहने की कोशिश करता हूँ वो इस देश के बड़े हैं तो उनका चित्र आप 2000 के नोट पर छाप दीजिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं तो आप उनका चित्र 500 के नोट पर छाप दीजिए। वे इस देश के और भी बड़े हो तो उनका चित्र आप 200 के नोट पर छाप दीजिए। वे इस देश के और भी बड़े हो तो 100 के नोट पर उनका चित्र छापिए। लेकिन एक प्रश्न आज की ईमानदार, जानदार और शानदार जनता के बीच में पूछना चाहता हूँ, क्या वीर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना छोटा और इतना कमजोर था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 के नोटों पर नहीं छाप सके? लोगों ने कहा क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे? तो मैंने कहा वो देश के गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि आजादी के इन 70-75 सालों के बाद में यही 2500, 10, 20, 50, 100 के नोट मुंबई में बारबालाओं के चरणों में मुन्नी बदनाम हुई गानों पर लुटाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हिंदी का मंच है, अगर हिंदी का छंद सही से लिख गया हो, अगर आपको हिंदी कविता के लोग बैठे हुए हैं, छंद का भाषा शिल्प अगर आपको आनंदित करे तो पूरा सदन आशीर्वाद देगा। स्वागत। नारियों के जेवर को नर के कलेवर को, नारियों के जेवर को नर के कलेवर को नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? सूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? वो अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? और जिन्ना को मिला कपाट और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? वाह 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 वाह, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला। और जब कोई नहीं बता पाया चंद्रशेखर आजाद को मिला क्या, तो एक कल्पना करने की कोशिश करता हूँ और ये सत्य घटना भी है। जब चंद्रशेखर आजाद अपने जीवन की आखिरी जंग, आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे अल्फ्रेड पार्क में, तो उनके हाथों में एक ऐसी चीज थी जो उन्हें मिली जो 10-10 कोहिनूरों से ज्यादा कीमती थी। मैं आपको पहले नहीं बताता कि क्या था, लेकिन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अंग्रेज अधिकारी उनके पास गए, कहा टेक द गन एंड चेक द हैंड, एक हाथ से बंदूक ले लो और दूसरे में देखो कि क्या है। अब उन्हें मिला क्या कि भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और द्रोहियों ने सदा जड़े काटी इस देश की, छोड़ते रहे जमीन शत्रुओं के लिए सदा, तोड़ते रहे हैं परिपाटी इस देश की, दास्ता के अभियान के विरुद्ध 5 जंग, फूंकती रहेगी हल्दी घाटी इस देश की, और नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद, शेखर के हाथ में थी माटी इस देश की। और इसी मिट्टी से कुछ बेटे जब तिलक करके गए और बलिदान होकर के लौटे तो एक शव अपने घर के आंगन में महाराज जी पड़ा हुआ है। एक माँ अपने बेटे का शव देखकर कहेगी, बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं? तो बेटे के मृत शरीर से उत्तर आता है, वो कहता है कि माँ किसी बात पे गर्व करना या मत करना, इस बात पे गर्व जरूर करना कि माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभूमि की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है, और निष्प्राण नए निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक
पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव है हजार, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। वाह 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 वाह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।